हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, आज हम एक तरीके से अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटेंसी के सिलेबस में सबसे पहले तो मैं डिस्कशन करूंगा कि आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होने वाला है। वैसे तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर रखा है, पूरा का पूरा कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस किस टॉपिक से रिलेटेड है। आप अभी स्टार्टिंग में भी उसको देख लेना, थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ पर भी इस वीडियो में बताऊँगा और बाकी डिटेल में आप वहाँ देख लेना। इसका अगर डिटेल्ड वीडियो देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना, पेपर पैटर्न का। लेकिन आज स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट्स के सिलेबस को। देखो, आपको पता ही है, देखिए अकाउंट्स का जो एग्जाम है आपका वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के उस एग्जाम में 80 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होगा और बाकी 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है आपको एक आइडिया लगने के लिए कि 12th अकाउंटेंसी आपके 100 मार्क्स की है, जिसमें आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल आपके 20 मार्क्स का होगा। माय डियर, प्रैक्टिकल आपका थर्ड बुक से होता है, ठीक है जी, थर्ड बुक होता है, उससे प्रैक्टिकल हो। किसी किसी बुक में वैसे तो आपके 3 बुक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी 12th अकाउंट्स का सिलेबस, अगर आप टीएस ग्रेवाल की बात करें, लेकिन अलग अलग बुक्स में 2 बुक्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। तो अलग अलग ऑथर्स की अगर मैं बुक की बात करूं, लेकिन ज़्यादातर जो फेमस है वो टीएस ग्रेवाल ही। आप कोई सी बुक करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस रिकमेंडेड ये है कि भैया एग्जाम से पहले ना आप पास्ट ईयर्स ज़रूर कर लेना, पास्ट ईयर्स करने थोड़े ज़्यादा कंपलसरी होते हैं, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर बुक पे एज सच प्रेशर नहीं डालता। आप यहाँ टॉपिक मेरे साथ समझें, कॉन्सेप्ट समझें, क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, कहीं का भी हो, एनसीईआरटी का हो, कहीं से भी उठाओ, आप क्वेश्चन हर जगह सॉल्व करें। क्वेरीज हो मुझसे पूछें, आप कमेंट करें, बाकी नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो 80 मार्क्स का जो आपका ये पेपर है, उसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके पास 5 चैप्टर्स हैं। पहला पार्टनरशिप जो 36 नंबर का है। दूसरा कंपनी अकाउंट से 24 मार्क्स का, जो कि आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है, शेयर्स और डिबेंचर्स में। शेयर्स लगभग 14 मार्क्स के आसपास का आता है और डिबेंचर्स आपके 10 मार्क्स के आसपास का है, ठीक है जी। पार्टनरशिप 36 मार्क्स का है। मैं यहाँ बाइफर्केशन कर सकता था, जो कि मैंने यहाँ किया भी है, वो थोड़ा सा डिटेल्ड बाइफर्केशन हो जाएगा, मैं भी थोड़ी देर में यहाँ डिस्कशन करूंगा ही इसके बारे में। इसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूँ, कुछ और नहीं बल्कि फाइनल अकाउंट्स है जो आपने 11th क्लास में सीखा था, और उसके एनालिसिस के बारे में लगभग 7 मार्क्स के आसपास का आपको एग्जाम में दिख जाएगा ये। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका 8 मार्क्स के आसपास का दिख जाएगा, 2 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। रेशियो एनालिसिस आपके 5 मार्क्स का पूरा चैप्टर है, ठीक है जी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन सभी को ध्यान से देखें तो पार्टनरशिप की सबसे ज्यादा वेटेज है। 36 मार्क्स अकेले पार्टनरशिप ने कवर कर रखे हैं, इसी वजह से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से, ठीक है। फिर भी आप एक बार नजर डाल लें कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो माय डियर, आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के। 6 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा। 1, 3, 4 एंड 6 इस टाइप की स्थिति होने वाली है। मैंने जैसे कि बताया स्टार्टिंग में ही कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पेपर पैटर्न वाली वीडियोस को देख लेना। मैंने ये भी बता रखा है कि एक मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठ सकते हैं, 3 और 4 मार्क्स से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठ सकते हैं, और 6 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस उठने के ज्यादा चांसेस हैं। आप वो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको पूरे एग्जाम में, हालांकि पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है आपका एग्जाम, लेकिन पार्ट ए होता है 60 मार्क्स का और पार्ट बी होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, पार्ट ए में ये दोनों चैप्टर कवर होते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी, और बाकी ये तीनों चैप्टर जो हैं आपके पार्ट बी में कवर्ड होते हैं। आप ध्यान से देखें, 7, 8 एंड 5 ये आपके 20 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का तो ये हो गया और 20 मार्क्स के ये तीनों हो जाते हैं। तो ये पार्ट ए में डाल दिया गया है, पार्ट बी में डाल दिया गया है, वो मैं आपको डिटेल में वीडियो आपको देख लेना। उसके अंदर यहाँ मैंने कंबाइन बताया है आपको कि आपको टोटल 20 क्वेश्चंस दिखेंगे, एक नंबर के, एमसीक्यू वाले ही होंगे, वो 20 मार्क्स के हो गए। 3 मार्क्स के आपको 6 क्वेश्चंस टोटल दिखेंगे दोनों सेक्शंस में, 18 मार्क्स। 4 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चंस दिखने वाले, 12 मार्क्स हो गए टोटल, और 6 मार्क्स के आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 30 मार्क्स। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाता है, ठीक है जी। तो अब मैं अगर बात करूं, देखिए पार्टनरशिप के बारे में एक्चुअली मैं रब करना भूल गया, ये मैंने 2 बार लिख दिया, अब ध्यान दिया मैंने, वो एक्चुअली यहाँ पर थोड़े से स्पेस की समस्या थी, थोड़े स्पेस की दिक्कत थी, उधर डिसोल्यूशन दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया इसको। क्या है पार्टनरशिप आपके माय डियर, इन हिस्सों में बटा हुआ है। फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। फंडामेंटल जो बेसिक चैप्टर है वो आपके 9 से 11 नंबर के आसपास का आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। गुडविल आपके 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। चेंज इन पीएसआर 1 मार्क्स का होता है, लेकिन बेसिकली मैं बताऊं आपको 1 मार्क्स का
कोई रेलिवेंसी इसकी बचती नहीं होगी। एडमिशन और रिटायरमेंट अगर आप कर लेते हो तो आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। एडमिशन आपको लगभग 8 मार्क्स के आसपास का देखने को मिलेगा एग्जाम में। जो रिटायरमेंट है लगभग 7 मार्क्स के आसपास का आपको एग्जाम में दिखने वाला है। लगभग इसलिए बोल रहा हूं, कभी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है जी। ये आपके अप्रॉक्स 9 मार्क्स के आसपास का देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूटिव अकाउंट इसमें बनाना होता है और डिसोल्यूशन आपके लगभग 5 मार्क्स के आसपास का देखने को मिलेगा। तो माय डियर एमसीक्यूज भी इसी में कवर्ड है। अगर मान लीजिए मैंने 5 मार्क्स की बात करी तो हो सकता है 2 एमसीक्यू आ जाएं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने को मिल जाए। अभी जो अकाउंट्स की बात कर रहा हूं हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। तो आप चिंता ना करें, हम एक एक अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये मैंने यहां पर लिख रखा है, आप इसे फटाफट नोट डाउन कर, फिर मैं आपके फंडामेंटल चैप्टर से स्टार्टिंग करूंगा। फिर आपको सीक्वेंस बता दूं मैं कि सबसे पहले मैं पार्टनरशिप कराऊंगा, फिर कंपनी कराऊंगा, बाकी सभी चैप्टर्स कराऊंगा। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप की हम स्टार्टिंग कर दे। देखिए वीडियोस तो वैसे भी पार्टनरशिप की पहले से ही बनी हुई हैं, लेकिन ये पुरानी वीडियोस हैं। मैं इनको नया अपडेट करने के मूड में हूं पूरी तरीके से। बाकी कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, रेशो, इनकी बिल्कुल नई वीडियोस ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पार्टनरशिप की पुरानी वीडियोस हैं, तो मैं इनको पूरी तरीके से नए सिरे से करने वाला हूं। ठीक है। जितनी भी पुरानी वीडियोस है उनको उसी सीक्वेंस में मैं बिल्कुल अपडेट करने वाला हूं यूट्यूब पे पूरा सिलेबस। ठीक है। तो आप जरा इसे फटाफट नोट डाउन करें, फिर मैं आगे कराता हूं। चलिए जी। तो हमारे पास पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पर डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई साहब पार्टनरशिप एक कानून के तहत आती है, एक एक्ट के अंडर आती है। जैसे एक्ट का नाम होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट है। भाई साहब जितनी भी डिस्कशन होंगी पार्टनरशिप से जुड़ी हुई वो सारी की सारी इसी एक्ट में होंगी। डेफिनेशन को हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट करना चाहूं, अगर मैं व्यापार शुरू करना चाहूं तो कैसे कर पाऊंगा? क्या एक अकेला आदमी बिजनेस कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। उस अकेले आदमी के बिजनेस करने को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। बिल्कुल जी। दूसरा, क्या 2 बंदे मिलकर बिजनेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन 2 बंदे जब बिजनेस करते हैं तो या तो वो बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म या फिर बनाते हैं कंपनी। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक अकेला बंदा भी कंपनी खोल सकता है। ये मैंने डिटेल में अपनी वीडियोस में बता रखा है और मैं बताऊंगा भी, जैसे जैसे पार्टनरशिप निपटाता जाऊंगा वैसे वैसे कंपनी को भी अपडेट करता जाऊंगा। हालांकि लेटेस्ट है कंपनी, अभी मुश्किल से 2 महीने पुराना ही कंपनी है, मैंने 2 महीने पहले पढ़ाया है वो, पर फिर भी मैं उसको भी कराता चलूंगा। फिलहाल मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब कम से कम 2 बंदे जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो या तो वो पार्टनरशिप खोलते हैं या फिर वो कंपनी खोलते हैं। फिलहाल मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, तो पार्टनरशिप की सबसे बेसिक कंडीशन क्या हो गई? कम से कम 2 बंदे मिलकर जब व्यापार करते हैं उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। जब 2 बंदे मिलकर व्यापार करते हैं, अब 2 बंदे कौन? भाई कोई भी 2 बंदे हो सकते हैं। 2 बंदे दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। 2 बंदे जब बिजनेस करते हैं तो आपस में ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि यार हम व्यापार करने वाले, पहले सोचेंगे कि यार हमें बिजनेस करना है। बिजनेस किस बारे में करना है? तो पहले प्लानिंग करेंगे, हम स्टील का बिजनेस करेंगे या हम लेदर का बिजनेस करेंगे या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस। दुनिया भर का मार्केट है यार, कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो जब बिजनेस करने की बारी आई तो पहले पैसे लगाए जाते हैं, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। जब दोनों मिलकर फंड्स इकट्ठे करेंगे, उन्हीं फंड्स को हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल नाम देते हैं। वैसे भी 11th क्लास में कैपिटल के बारे में जिक्र हो चुका है कि जब मालिक बिजनेस स्टार्ट करता है और पैसे लगाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। तो माय डियर अब क्या होता है कि ये दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। जैसे ही दोनों पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो ये बंदे क्या, जब बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो जब पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे और जब फर्म खोलेंगे तो ये दोनों क्या बन जाते हैं? ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है जी। अब जब दोनों पार्टनर बनते हैं तो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, लिखित एग्रीमेंट करते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको लिखित एग्रीमेंट ही करना पड़ेगा। एक कागज के टुकड़े पर लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स कि हाँ भाई प्रॉफिट हम कैसे बांटेंगे, बाकी सैलरी कौन लेगा, कितनी लेगा, कमीशन वगैरह क्या हिसाब किताब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह जो भी इनके दिमाग में आता है वो सब लिख डालते हैं। जब डीड बनती है, इसको बोलते हैं डीड। जो कागज का टुकड़ा होता है इसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। समझ में आती बात? और ये डीड कंपलसरी नहीं है, ये ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। लेकिन एक्ट कहता है कि भाई साहब आपको डीड बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कभी झगड़े नहीं होते। झगड़े इसलिए नहीं होते बेटा, ऐसा है कि
पैसा एक ऐसी चीज़ है, पैसे का मामला इतना गंदा होता है कि भाई भाई की पार्टनरशिप नहीं रही तो दोस्तों की क्या चलेगी। सीधी सी बात है, आप अगर हर चीज़ लिखित में करते हो कि यार स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हुआ, मैंने कहा कि आपने 4 5 6 10 15 पॉइंट जितने भी आपके दिमाग में आए थे, दोनों ही पार्टनर्स के दिमाग में आए थे, उन लोगों ने वो पॉइंट्स लिख डाले। उसके बाद ए ने भी साइन मार दिए और बी ने भी साइन मार दिए। तो उसके बाद जब कभी फ्यूचर में झगड़ा होगा और अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर अपनी बात से मुकरता है तो ये कागज का टुकड़ा ले जाके दिखाया जा सकता है कि देख भाई तूने साइन कर रखे हैं, तू इस बात पे एग्री हुआ था, अब हम इसी हिसाब से अपनी शेयरिंग करने वाला, चाहे प्रॉफिट की शेयरिंग हो चाहे इंटरेस्ट इन कैपिटल की शेयरिंग हो। क्या क्या चीजें बताऊंगा इनके बारे में कि इंटरेस्ट इन कैपिटल क्या होता है, बाकी सब ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, कैसे खर्चा होता है, कैसे इनकम होती है, सबके बारे में डिस्कशन करूंगा। पर फिलहाल आपको ये बेसिक टॉपिक मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। कम से कम कितने पार्टनर चाहिए? 2 पार्टनर। माय डियर, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, पहले से ही व्यापार चला रहे हैं और मान लो कोरोना में ये मर गया, पार्टनरशिप बची या खत्म हो गई? अपने आप खत्म हो गई। ध्यान रखिएगा इस बात का, पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो गई। मैंने आपको अभी बताया था फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह के बारे में। तो जो लास्ट वाला टॉपिक था ना वो डिसोल्यूशन था। स्टार्टिंग में फंडामेंटल के बारे में जब मैंने बात की थी, एक बार फिर लिख देता हूं मैंने कहा था फंडामेंटल का मतलब बिल्कुल बेसिक कि हम पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे करते हैं, इसीलिए हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा था हमारा गुडविल, कि हमारे बिजनेस में गुडविल की क्या अहमियत है। टोटल 5 मेथड होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी करेंगे। इसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो जाता है। कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है कि मैंने कहा ए और बी 2 पार्टनर थे, स्टार्टिंग में इनका रेशो जो था वो बराबर था, फिर उसके बाद क्या हुआ, बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ी, बी ने और पैसे लगा दिए। तो अब जब पैसे बी ने लगाए हैं तो क्या बी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जब ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो उस हिसाब से ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी तो चेंज करेंगे, बी का शेयर ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ए का वही रहता है। तो अब ये जो चीज चेंजेस होते हैं, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो या किसी भी चीज प्रकार की कोई भी चेंजेस हो, वो सब कुछ एक नई डीड के तहत बनता है, एक नए एग्रीमेंट के तहत बनता है। तो वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहलाता है। किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, इसके बारे में डिस्कशन होता है। फिर आपका आता है एडमिशन। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, मैंने कहा ए और बी 2 पार्टनर हैं, और इसके बाद सी एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री मारना चाहता है। तो जब दोनों राजी होंगे तभी एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि ए राजी है बी मना कर रहा तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टनर्स की सहमति, मतलब जितने भी पार्टनर्स फर्म के अंदर है सभी पार्टनर्स की सहमति कंपलसरी है, तभी नया एडमिशन हो सकता है। ऐसे मजे लेने के लिए कोई एडमिशन नहीं हो जाएगा। समझ में आती है बात? इसी तरीके से रिटायरमेंट, जब कोई पर्टिकुलर पार्टनर, मैंने कहा मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, तो इसमें से सी कहता है भाई साहब अब मैं रिटायरमेंट चाह रहा हूं, तो प्रॉपर नोटिस देगा सी पहले। ऐसे ही नहीं कि बिजनेस को लॉस होने वाला है तो आने वाले 1-2 साल में सी को कहीं से पता चल गया तो सी चुपचाप गोली दे के निकल ले, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, भाई साहब मेरे काम करना बस की नहीं है, या फिर तुम लोगों की शर्तें मेरे को सूट नहीं करती, इस वजह से मैं फर्म को छोड़ना चाहता हूं। प्रॉपर नोटिस देंगे तब रिटायरमेंट होता है। इसके बाद डेथ के बारे में तो सभी को पता ही है, ये भी बेचारा दुनिया छोड़ के चला जाता है, मर जाता है तो ठीक है। और डिसोल्यूशन जो लास्ट वाला है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म बंद हो जाना। अब फर्म कब बंद होती है? या तो कोर्ट का ऑर्डर होता है, आपने कोई इलीगल काम किया या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा था, इसकी वजह से कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, या फिर लॉस हो गया इस वजह से बिजनेस बंद होता है, या फिर ये भी एक कारण होता है जिसमें मैंने कहा 2 पार्टनर थे, एक मर गया, तो भाई साहब फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माय डियर पार्टनरशिप की बेसिक कंडीशन है कम से कम 2 पार्टनर चाहिए। अगर 2 पार्टनर नहीं तो पार्टनरशिप खत्म हो गई। मैंने कहा मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, सी मर गया किसी वजह से, एक्सीडेंट या कैसे भी, तो क्या पार्टनरशिप खत्म हो गई? जी नहीं, पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई। ए और बी इसको कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, वो कंडीशन है यहां पर। ठीक है जी। तो इसके बाद अब मैं स्टार्टिंग करता हूं। माय डियर, हमारी डेफिनेशन जो है, हमारी डेफिनेशन सेक्शन 4 के तहत बताई गई है। सेक्शन 4 में हमारी डेफिनेशन के बारे में जिक्र किया गया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या है। सेक्शन 4 के अंदर देखिए क्या है कि ये एक एक्ट है, कानून है, तो धाराएं इसके अंदर हैं। धाराएं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सो ऑन, जैसे भी सेक्शंस, हर एक कानून का अलग सेक्शन होता है। ठीक है जी। तो इसी हिसाब से हमारे सेक्शन के अंदर ये बात कही गई है पार्टनरशिप में, क्या कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। भाई साहब पर्संस के बीच में रिलेशन ही तो है। हैविंग एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। भाई साहब ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हैं तो आपस में इनका रिलेशन ही तो है। दोस्त होंगे या भाई होंगे या कुछ तो होंगे, या ऐसी सड़क चलते किसी को उठा लेंगे?
ऐसे थोड़ी ना होता है भाई साहब। पैसा जब कोई इंसान लगाता है ना किसी के साथ, तब जान पहचान होती है, दोस्ती यारी होती है, या फिर पुश्तैनी आपका पार्टनरशिप आ रही है, भाई भाई चला रहे हैं, चचेरे भाई एक साथ चला रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। कई ऐसी पार्टनरशिप देखी गई है, कई कई सालों से चल रही हैं वो, और भाई चला रहे हैं, झगड़े नहीं हो रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं पांचों उंगली बराबर नहीं होती कि भाई भाई की चलती नहीं है पार्टनरशिप, ऐसा नहीं है। ज्यादातर देखा गया है कि भाइयों में झगड़ा हो जाता है। तो दोस्त तो क्या चीज़ है, दोस्त तो आपको मिले हैं। वो कई बार होता है कि ब्रदर फ्रॉम एन अनदर मदर, ऐसा कई बार बोलते हैं। तो भैया ये सब कहने की बातें होती हैं। पैसा ऐसी चीज़ है कि अच्छी अच्छी जगह पर दरार पैदा कर देती है। एक तो पैसा और एक लड़की, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो अक्सर दरार पैदा करती हैं। ठीक है, वैसे लड़की को लाने का है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूँ भाई, इसमें कोई बुरा वाली मानने वाली बात नहीं है। दोनों ही चीज़ अक्सर लड़ाई झगड़े करवा देती हैं। अच्छे अच्छे दोस्तों की दोस्ती टूटते हुए देखी है मैंने। तो उसी हिसाब से मैंने कहा कि इनके बीच का रिलेशन था, किस बात का रिलेशन था कि भाई साहब प्रॉफिट होगा तो भी बांटेंगे, लॉस होगा तो भी बांटेंगे। या तो ये लोग एग्रीमेंट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो बराबर बराबर, तो बात खत्म। एक्ट ने कही ये बात, अभी बताऊंगा इस चीज के बारे में। माय डियर, अगर एग्रीमेंट हुआ है, मान लो 3 और 2 के रेशियो बांट दो, मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपए तो ए के में चले गए और 2 रुपए बी के में चले गए। तो 3 और 2 के रेशियो में बांट दो, तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉपर एग्रीमेंट में हुआ होगा। तो जो भी इनका एग्रीड रेशियो, यही बात कही कि प्रॉफिट एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर बिजनेस कर रहे हो या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने कहा मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर हैं, तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे थे। क्या चला नहीं सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। तो क्या ये बात लाइन कहेगी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी तीनों के तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। माय डियर, पार्टनरशिप स्टार्ट करनी थी तो एक बिजनेस माइंड का बंदा था, इसका दिमाग चलता था बिजनेस में, लेकिन इसको पैसों की जरूरत थी, अकेला पैसा लगा नहीं सकता था। तो इसने क्या किया, अपने दोस्तों से बातचीत की बी और सी से कि एक काम करो, आप पैसा लगाओ, जो प्रॉफिट होगा हम लोग आपस में बांट लेंगे, लेकिन बिजनेस मैं चलाऊंगा। बी और सी ने कहा भाई हमें तो चलाना आता नहीं। तो इन्हें कहा चिंता का ही करते हो, मुझे तो आता ही है बिजनेस चलाना, मैं चला लूंगा। तो इस केस में क्या हुआ, ए बी सी तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप खोली। इसके बाद पैसा किसने लगाया, तीनों ने लगाया, लेकिन बिजनेस तो चला कौन रहा है, केवल ए चला रहा है। तो भाई साहब जब ए किसी एग्रीमेंट को साइन करता है ना, तो ये माना जाएगा कि बी और सी भी इस बात से राजी हैं। तो वही बात कही, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये आपस में इनकी हिडन इनकी एक एग्रीमेंट होता है इनका पार्टनरशिप में, कि अगर मान लीजिए ए किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में आ गया, किसी के साथ माल खरीदने के ऊपर या माल बेचने के ऊपर कोई भी उसने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तो ये माना जाता है कि फर्म की तरफ से साइन किया गया, और फर्म के अंदर तो तीनों पार्टनर शामिल हैं। तो वही बात कही जाती है कि क्या, कि उनमें से कोई भी एक बंदा बिजनेस कर रहा है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, लेकिन वो किसको एक्ट कर रहा है, सभी के लिए एक्ट कर रहा है। मतलब तीनों पार्टी, ये माना जाएगा कि तीनों पार्टनर ही इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं, चाहे एक पार्टनर साइन करे। ठीक है जी, तो ये छोटी सी बात है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन लिखी है मैंने, बाकी तो मैंने नोट्स तो क्लास में दिए ही थे। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए तो भैया मुझसे मांग लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पहला बेसिक क्या है, 2 और मोर पर्संस। भाई साहब कम से कम 2 बंदे चाहिए। अगर मैं बात करूं मिनिमम 2 बंदे चाहिए पार्टनरशिप के लिए। अगर 2 बंदे नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं खुल सकती। और ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे चाहिए, 50 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, 50 पार्टनर्स, सॉरी कंपनी नहीं है, 50 पार्टनर्स, 50 पार्टनर्स या 50 पर्संस आर रिक्वायर्ड टू सेटअप अ पार्टनरशिप। कम से ज्यादा से ज्यादा 50 होने चाहिए। अगर 51 हुए तो वो एडमिट नहीं हो सकता, 51वां एडमिट नहीं हो सकता, मैक्सिमम 50 पार्टनर ही आप एडमिट कर सकते हो। साथ साथ में अब पार्टनर कौन कौन नहीं हो सकता, भाई साहब 3 चीज कही गई। पार्टनर कोई माइनर नहीं हो सकता, माइनर कौन, जो छोटा होता है, 18 साल से कम का बंदा पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन एक बात तो और कही गई है कि 18 साल से कम वाला बंदा पार्टनर अगर बनाना चाहे तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स अगर सारे के सारे तैयार हैं तो केवल बेनिफिट्स के लिए, मतलब फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए माइनर को आप एडमिट कर सकते हो, लॉस के लिए एडमिट नहीं करोगे। अगर आप लॉस के लिए एडमिट करते हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। माइनर लॉस नहीं झेलेगा अगर माइनर को आप एडमिट करते हो, वरना एक्ट ने तो साफ मना कर दिया कि आप माइनर को एडमिट ही नहीं कर सकते। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि यार माइनर के पास पैसा है और उसको तो पार्टनर बनाना ही पड़ेगा, वो जिद पे अड़ गया या कुछ ऐसी दिक्कत हो गई और बिजनेस चलाने के लिए माइनर को पार्टनर बना लिया। पर माइनर तो ना समझ है, वो तो बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज में डील करता नहीं है। मान लो बिजनेस को लॉस हो गया तो माइनर लॉस नहीं झेलेगा, ये बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉस वो लोग झेलेंगे। हाँ, वो आया है अगर पार्टनरशिप में तो वो प्रॉफिट तो शेयर प्रॉपर करेगा। ठीक है जी। इसके बाद आपसे कहा गया क्या, दूसरा अनसाउंड माइंड।
अनसाउंड माइंड वाला पर्सन वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड मतलब बावड़ा आदमी। इसके बाद तीसरा, अगर डिस्क्वालीफाइड है कोई बंदा, अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाइड है बाय एनी लॉ, किसी लॉ के तहत, मान लो कोर्ट का ऑर्डर है कि क्रिमिनल है भैया, उसे आप पार्टनर नहीं बनाओगे, तो भाई साहब बिल्कुल नहीं बना सकते अगर कोर्ट का ऑर्डर है। या किसी एक्ट ने स्पेसिफिकली किसी को बाहर कर दिया कि ये बंदा पार्टनर बन ही नहीं सकता, तो पार्टनर नहीं बनेगा। समझ में आती है बात। इसके बाद में अगर एग्रीमेंट की बात कर, तो एग्रीमेंट कुछ नहीं, वही डीड की बातचीत चल रही है कि आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप ओरल भी बनवा सकते हो, रिटर्न भी बनवा सकते हो। ठीक है जी। ओरल का कोई वैल्यू नहीं होती, रिटर्न की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन ही करवाएं। रजिस्टर कब होगा? जब ये रिटर्न में होगा। अनरजिस्टर्ड आपने मुंह बोली कर ली, हाँ ठीक है तेरा इतना मेरा इतना, बात खत्म। अब भाई तुमने मुंह से बोल दिया तो ये तो आपको पता, लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती। आप अगर कोई चीज लिखित में देते हो तो वो फाइनल होती है, बोलने वाला तो बोलता रहता है, उसका क्या है। ठीक है जी। तो इसके बाद आपका आखिरी पॉइंट आता है लॉफुल बिजनेस। भैया चरस गांजी का बिजनेस मत कर डालना, आप बिजनेस करोगे तो लॉफुल होना चाहिए, कानून की नजरों में ठीक ठाक होना चाहिए। समझ में आती है बात। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है। अब जरा एक छोटा सा डीड के बारे में और डिटेल डिस्कशन करते हैं। बोर्ड पूरा भर गया, आप फटाफट से नोट करें, फिर मैं आगे और लिखवाता हूं थोड़ा सा। लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस क्लास का। देखें जी, तो मैं बात करूं आपसे डीड के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं बनानी है। आपने बना रखी है तो ठीक है, आप बात को समझिएगा। अगर कोई डीड पहले से ही डिसाइडेड है, अगर डीड बना रखी है तो भाई साहब वो फाइनल है, वो फाइनल है। अगर कोई झगड़ा होता है फ्यूचर में तो एक्ट कभी बीच में नहीं आएगा, उस डीड में जो लिखा होगा वो फाइनल है। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ए ने कहा सारा प्रॉफिट मेरा, सारा प्रॉफिट ए का, बी को कुछ नहीं मिलेगा, बी को कुछ नहीं मिलेगा। और यहां पर ए ने भी साइन मार रखे हैं और बी ने भी साइन मार रखे हैं, तो भाई साहब बी क्या अंधा था उस टाइम साइन करते टाइम? भाई साहब बी को मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डीड में लिख रखा है उसने। अगर डीड में जो लिखा है, चाहे सही लिखा हो चाहे गलत लिखा हो, डीड में अगर एक बार लिख दिया तो वो फाइनल है, उसको आप कभी भी ऑल्टर नहीं कर सकते, उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बट अगर डीड नहीं बनी, अगर डीड नहीं बनी और उसके बाद झगड़ा हो गया, डीड नहीं बनी और नॉर्मल काम चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्ट कभी बीच में नहीं आता। लेकिन अगर डीड नहीं बनी उसके बाद झगड़ा अगर हो जाता है तो भाई साहब एक्ट ने उस झगड़े को निपटाने के लिए कुछ रूल्स बताए हैं, 5 पॉइंट्स बताए हैं। क्या? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। माय डियर, जब आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो आपके पास क्या क्या रूल्स हैं? माय डियर, आपके पास 5 रूल्स हैं टोटल 5 रूल्स हैं। पहला क्या? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। इसके बाद कहूं नो सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी दी जाएगी, ना ही रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ना ही कमीशन दिया जाएगा। माय डियर, सैलरी और रेम्यूनरेशन एक ही चीज है, बस सैलरी थोड़े छोटे बंदे को दी जाती है, रेम्यूनरेशन थोड़े हाई क्लास वाले बंदे को दी जाती है। ठीक है जी। इसके बाद छठा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड 6% पर एनम और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली, बराबर बांट दो, जितने भी पार्टनर हैं सब में बराबर बांट दो। ठीक है जी। तो यहां पर छोटी सी बात आपसे करूं, छोटी सी बात क्या करनी है माय डियर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि
अब बात को समझे मेरी, जैसे ये है एक पार्टनरशिप फर्म, क्या है ये? पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी। ये कौन है? ये दो महान लोग हैं जो पार्टनर कहलाए। क्या कहलाए? पार्टनर कहलाए। तो माय डियर, पार्टनर फर्म को क्या देता है? पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है। 11th क्लास में आप लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था कि भाई साहब, अकाउंटिंग की दुनिया में बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड। जितनी भी चीजें, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। बिजनेस अलग चीज है और उसके मालिक अलग चीज है। अगर मालिक फर्म को कोई भी चीज देते हैं तो वो रिकॉर्ड होगी, और फर्म मालिक से कुछ भी लेते हैं तो वो पार्टनर्स अगर अपने फर्म से कुछ भी लेता है तो वो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है जी। तो इस केस में जब ये साफ कह दिया गया कि पार्टनर्स अलग हैं, तो कई बार क्या होता है, पार्टनर्स फर्म को जो कैपिटल देते हैं वो कहते हैं जब यार हम अलग ही हैं, तो अगर हम ये पैसा कहीं और लगाते, एफडी कराते या कुछ भी लगाते, तो वहां हमें ब्याज मिलता कि नहीं मिलता? तो कई बार ये कमीने होते हैं, ये आपसे ब्याज ले लेते। किससे? फर्म से ब्याज ले लेते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो भाई साहब, फर्म, हम अकाउंटेंट किसके हैं? हम तो फर्म के अकाउंटेंट हैं। तो हम अकाउंटिंग किसके हिसाब से करेंगे? हम हमेशा फर्म के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। 11th क्लास में प्रॉपर बताया गया है कि फर्म जो होती, फर्म, वहां तो बिजनेस है, फर्म कैसे भी हो सकती है। हम तो टोटल बिजनेस की बात कर रहे हैं कि बिजनेस जब भी अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग बिजनेस की करते हैं, मालिक की कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते। हम अकाउंटेंट मालिक के नहीं हैं, हम अकाउंटेंट किसके हैं? हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। उसी हिसाब से यहां पर पॉइंट आता है कि हम अकाउंटेंट किसके? हम फर्म के अकाउंटेंट हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर के अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है जी। तो उसी हिसाब से यहां डिस्कशन होता है कि जो फर्म है, फर्म के लिए खर्चा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म के लिए खर्चा है। इसके साथ साथ मान लो किसी पार्टनर ने ज्यादा मेहनत कर ली, ए और बी दो पार्टनर थे, ए तो दिन रात काम करता था, बी आता ही नहीं था, तो ए ने क्या कहा? हमें तो सैलरी चाहिए। बात समझ में? सैलरी चाहिए। सैलरी किससे मांगेंगे? फर्म से ही तो मांगेंगे। तो भाई साहब, फर्म क्या, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से फर्म तो अलग हो गई, बिजनेस, तो फर्म को क्या देना पड़ेगा? सैलरी देनी पड़ेगी। तो फर्म के लिए वो क्या है? खर्चा है। समझ में आती बात? मतलब फर्म जो भी अपने पार्टनर्स को दे रही है वो क्या है? वो खर्चा माना गया है। क्लियर है ये बात? इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स को अपने पर्सनल यूज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, इसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो जिस तरीके से ना पार्टनर्स कम है तो फर्म भी कम नहीं है। जब तुमने हमें कैपिटल दी और हमसे इंटरेस्ट ले लिया, तो जब हम तुम्हें ड्राइंग्स दे रहे हैं तो बदले में हम भी तुमसे क्या लेंगे? हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। तो माय डियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन रिसीव कर रहा है? फर्म रिसीव कर रही है। किससे? पार्टनर से। तो फर्म के लिए क्या है? ये फर्म के लिए इनकम है। समझ में आती है बात? मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब समझाऊंगा आपको ये बात डिटेल में समझ में आ जाएगी कि क्या है इनकम, क्या है एक्सपेंसेस। मैं वहां एक बार और डिस्कशन करूंगा, बस यहां एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं। तो क्या है हमारा कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर, अगर डीड बनी है तो चाहे 10% हो, 20% हो, 50% हो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर डीड नहीं बनी, तो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। किसी पार्टनर को ना तो हम सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना ही रेम्यूनरेशन देंगे किसी भी पार्टनर को, ठीक है जी। इसके बाद कमीशन भी कई बार पार्टनर मांग लेते हैं कि यार माल जो बिका है ना, ये मेरी वजह से बिका है। मतलब मान लो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी के कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, वो डे टू डे एक्टिविटीज में आता नहीं है, लेकिन मान लो उसके इंडिया में बड़े लेवल पे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उसने माल बहुत सारा बिकवा दिया। उसने कहा ठीक है माल बिकवा तो रहा हूं मैं, लेकिन मुझे कमीशन भी चाहिए 10% या 5%, जो भी उनका डिसाइड हुआ हो। तो बेटा अगर डीड बनी है तो कमीशन दो, चाहे सालों कुछ भी दे दो, हमें कोई लेना देना नहीं। पर अगर डीड नहीं बनी तो कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। क्या देंगे? केवल 2 चीजें अलाउ की गई हैं, केवल 2 चीजें अलाउ की गई हैं। याद तो देखो आपको 5 करने पड़ेंगे, लेकिन कायदे में आसान है ये, केवल 2 ही चीज याद करने वाली, सब चीज मना है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% अलाउ किया गया, और अगर प्रॉफिट है तो भाई साहब बराबर ही बटता है। ये तो आपको पता ही है, चाहे झगड़ा हो चाहे कुछ भी हो, वो लास्ट में बीच पे निपटारा होता है कि मान लीजिए अगर 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो क्या आधे आधे में बात फाइनल होती है। तो आपको ही पता है कि जब समझौता होता है तो आधे आधे पे होता है। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये तो याद रखना आसान है। पॉइंट ये है कि 6% क्यों अलाउ किया? जब सारे इंटरेस्ट के लिए मना कर दिया तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्यों अलाउ किया? मैटर होता क्या है कि बिजनेस को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो लोन वगैरह लेते हैं बैंक से। तो बैंक से अगर लोन लेते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। बैंक की एक तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें सैंक्शन करवाने पड़ते हैं, दुनिया भर के पेपर वर्किंग करनी पड़ती है, उसके बाद पता नहीं कब का कब लोन मिलता है।
समझ में आती बात। तो कई बार क्या होता है कि फर्म अपने पार्टनर से लोन ले लेती है कि यार एक काम करो, हमें इंटरेस्ट तो देना ही है, तुम ही हमें दे दो। मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, ये ए था ये बी था, ए के पास पैसे पड़े हुए थे लेकिन ये डर रहे थे इस बात के लिए कि डीड तो बनी नहीं है, जब डीड नहीं बनी तो कल को झगड़ा हो गया तो मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इससे बढ़िया मेरा पैसा जो एफडी कर रखे मैंने बैंक के अंदर, मेरा पैसा तो वहां बढ़ ही रहा है, तो मैं क्यों अननेसेसरी खामखा पैसे को वेस्ट करूं। तो उस वजह से क्या होता है, एक्ट ने कहा कि यार तुम चिंता मत करो, तुम अगर हमें लोन के तौर पे पैसा दे रहे हो, चाहे डीड बने ना बने, हम 6% तुम्हें अलाउ करेंगे। इसीलिए अलाउ किया कि अगर ये अलाउ नहीं करेंगे तो पार्टनर्स कभी पैसा बिजनेस को देंगे ही नहीं, और बिजनेस डूब गया तो आपको पता है जब भी कभी बिजनेस डूबता है तो अकेला बिजनेस नहीं डूबता, उससे जिन लोगों की रोटी रोजी चल रही है वो सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद होगा तो अगर किराए पर जमीन है तो आप रेंट देना बंद कर दोगे, साथ ही साथ जितनी लेबर काम कर रही है वो सब बेरोजगार हो जाएगी तो सरकार का दिमाग खराब होएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग किससे सरकार मांगेंगे, रोजगार किससे मांगे, सरकार से मांगेंगे, और बार बार क्या बोलेंगे कि भाई साहब आपने हमें रोजगार नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, हमारा ये रोजगार छीन लिया, हमारा वो रोजगार छीन लिया। इस वजह से गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कोई बिजनेस बंद हो। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इंडस्ट्री लगे, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को, उतनी ज्यादा लेबर क्लास को फायदा पहुंचेगा। ठीक है जी, तो इसी के बारे में थोड़ा सा यहां जिक्र किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% अलाउ किया। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आती है, ये आप फटाफट नोट डाउन करें। ठीक है जी, चलिए तो भैया मेरे ख्याल से वीडियो वैसे ही बहुत लंबा चला गया, 30 मिनट के आसपास का वीडियो हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को हम बताएं हमारी क्लास के बारे में। हमारे यूट्यूब की जितनी भी क्लासेज हैं सारी की सारी यूट्यूब पे मैं रिन्यू कर रहा हूँ, और 100% अकाउंट्स का सिलेबस यूट्यूब पे डाला हुआ है। किसी को डेमो क्लासेज लेनी हो, कुछ भी करना हो, आप यूट्यूब पे दिखाएं, सारी क्लासेज वहाँ उनको दिख जाएंगी। ठीक है जी, तो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। एक चीज़ और, हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि 12th के एग्जाम्स हैं, जो हमारा अभी बैच गया है उसके एग्जाम्स हैं, तो इसलिए मुझे उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ी, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के कि आप ये वीडियोस में कंटिन्यू रखूं। पर अगर बाई चांस थोड़ा सा मिस हो, थोड़ा सा पैनिक मत होना, मैं वीडियोस सारी बनाऊंगा, जैसे मैंने बोला कि जैसे पहले प्रॉमिस किया कि 14 डेज की सीरीज बनानी है, सारा का सारा सिलेबस 14 डेज में कवर करना है, मैंने वो भी किया, और जितनी मैंने प्रॉमिस किए थे सारे किए हैं। अब मैं इसको भी बता रहा हूं कि मैं इन्हें भी 100% अकम्प्लिश करूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।